सवाल यही कि क्या अगले कुछ घंटों में अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है, और अगर ऐसा होगा तो क्या इस बार अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अगर अमेरिका की तरफ से किया जाएगा तो ईरान का क्या पलटवार होगा, अमेरिका के पास विकल्प क्या कुछ हैं, और क्या वाकई उन विकल्पों पर अमेरिका काम कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। इन्हीं मुद्दों पर आज विस्तार से बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर CNN के हवाले से बड़ी खबर आई है। ईरान बहुत जल्द मध्यस्थ देश को भेज सकता है नया प्रस्ताव। CNN के हवाले से बड़ी खबर, शांति समझौते का नया प्लान तैयार कर रहा है ईरान, ये दावा CNN की तरफ से किया गया है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ट्रिपल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। कूटनीति फेल होने के बाद अब हमलों के जरिए ही तेहरान पर दबाव बनाने की रणनीति है। वॉशिंगटन क्या एक्शन लेने वाला है, ईरान को तबाह करने के लिए 3 प्लान क्या है अमेरिका के, देखिए इस रिपोर्ट में। विस्फोटक जुटा लिए गए हैं, फाइटर जेट रेडी हैं, जवान रेडी टू अटैक मोड में आ चुके हैं। अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक घेराबंदी पूरी हो चुकी है। मकसद एक ही है कि 40 दिन की जंग में जो हासिल नहीं हो सका, इस बार उसे पूरा कर लिया जाए। ये पूरी कवायद न्यूक्लियर डील के लिए ईरान को मजबूर करने के लिए हो रही है। अप्रैल को सीज फायर लागू होने के बाद भी अमेरिका और ईरान का तनाव बरकरार है। अब तक कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ है जिससे लंबे वक्त तक शांति की उम्मीद की जा सके। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तल्खी इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी वक्त रेड लाइन क्रॉस हो सकती है, यानी फिर से भीषण हमलों की शुरुआत हो सकती है। वॉर का सायरन बजने की आशंका इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमेरिका की तमाम शर्तों को ईरान लगातार खारिज कर रहा है। वहीं ट्रंप दबाव डालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप इस कोशिश में है कि किसी भी तरह ईरान न्यूक्लियर डील के लिए हामी भर दे। इसके लिए तमाम कूटनीतिक कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान में बातचीत का फेल होना या तेहरान की ओर से भेजे गए नए प्रस्ताव को वॉशिंगटन की ओर से खारिज करना, ये ऐसे संकेत हैं जो बता रहे हैं कि समाधान का रास्ता अब सिर्फ जंग के मैदान में ही निकल सकता है। इसके लिए अमेरिका तैयारी भी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बार ईरान को वॉर के पहले राउंड से कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति के साथ अटैक करने की प्लानिंग है। सूत्रों के मुताबिक पीस टॉक खत्म होने की संभावनाओं के बीच अमेरिका ने ईरान पर निर्णायक वार करने की रणनीति बना ली है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध अगर फिर से शुरू होता है तो मध्य पूर्व में जारी संकट और गहरा जाएगा और साथ ही इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने और अपनी शर्तों के आधार पर डील कराने के लिए अमेरिका कड़े कदम उठाने वाला है। इसके लिए ही 3 स्तर पर कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है।
तीसरे राउंड की जंग के लिए अमेरिका की पहली योजना ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की है। ट्रंप पहले भी ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने की धमकी दे चुके हैं, खासतौर पर उसके एनर्जी सेक्टर को हमेशा के लिए खत्म करने की बातें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक दावा किया कि वो कुछ ही घंटों में ईरान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नए प्लान के तहत अमेरिकी फोर्स इजराइल के साथ मिलकर ईरान में ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर भीषण बमबारी कर सकती है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए समंदर में स्पेशल ऑपरेशन चलाने की रणनीति बनाई गई। नेवल ब्लॉकेड पहले से ही यहां जारी है। ऐसे में अमेरिकी नौसेना आक्रामकता के साथ आगे बढ़ सकती है ताकि हॉर्मुज में ईरान की मनमानी को खत्म किया जा सके। इसके लिए जरूरत पड़ने पर जमीनी सैनिकों की तैनाती भी हो सकती है। हालांकि ये कदम बेहद जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि भौगोलिक तौर पर ईरान की पोजीशन यहाँ काफी मजबूत है। ईरान के साथ तनाव की सबसे बड़ी वजह उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम है। ट्रंप लगातार ये धमकी देते रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, इसलिए वो डील का दबाव बना रहे हैं, मगर ईरान झुक नहीं रहा। इसलिए माना जा रहा है कि 60% तक एनरिच्ड किए गए यूरेनियम को हासिल करने के लिए अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका पैरा ट्रूपर्स ने दुबई के पास ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल यूनिट का टारगेट इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है क्योंकि इसी प्लांट में एनरिच्ड यूरेनियम रखे होने की खबरें लगातार आती रही हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना के मूवमेंट के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार वॉशिंगटन आर पार के मूड में है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जंग का बिगुल बज सकता है जो ईरान की नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया की तरफ से एक दावा सामने आया। ईरान को लेकर ट्रंप ने अपनी रणनीति बदली है। सीएनएन के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमले से ज्यादा आर्थिक दबाव की रणनीति प्राथमिकता है। यानी ट्रंप ने जहां परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमला किया तो वहीं अब परमाणु कार्यक्रम के बजाय वो ईरान पर आर्थिक अटैक की तैयारी में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि उनका पूरा फोकस हॉर्मुज पर शिफ्ट हो गया है। ऐसे में क्या कुछ अमेरिका कर सकता है और क्या ईरान के पास विकल्प है, उसका जवाब देने के लिए ये समझने की कोशिश जुड़ रहा है। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन रिटायर्ड पुनीत मल्होत्रा साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ईरान से जुड़ रहे हैं आबिद रजा नौशाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हुदा जरीवाला जी, आप जानी मानी पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया अमेरिका से जुड़ रही हैं और अब से थोड़ी देर में पूर्णिमा नाथ भी हमारे साथ जुड़ेंगी अमेरिका से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन मल्होत्रा आपसे समझना चाहूंगा, ये जो तमाम ऑप्शंस की बात हो रही है सेंटकॉम की मीटिंग के बाद, क्या आपको लगता है कि वाकई अमेरिका के पास बहुत सारे विकल्प हैं जिन पर वो काम कर सकता है ईरान के खिलाफ? कैप्टन मल्होत्रा। नमस्कार अनुराग जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, जहाँ तक यूएस की बात है, अमेरिका की, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। उसके कुछ वजहें हैं। एक तो पहली वजूहत यह है कि ट्रंप साहब एज इट इज सकम अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द मिड टर्म इलेक्शन जो कि 3 नवंबर को 2026 को आ रहे हैं जी। दूसरा, उन्होंने पहले भी बहुत बार बहुत स्टेटमेंट्स दी और हर 6 या 12 घंटे में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि देयर हैज बीन अ काइंड ऑफ डिस्ट्रस्ट। तो अभी तक जो लग रहा है मुझको, जो व्हाट आई सी द फैक्चुअल एस्पेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी एज फार एज ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज कंसर्न, ईरान डेफिनेटली हैज एन अपर हैंड। ईरान के पास मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल तो पूरा है। उसके पहले भी अगर तो ये बार बार बयान क्यों आ रहे हैं? पहले भी अगर मैं बताना चाहूं कि ट्रंप साहब ने बहुत पहले अभी धमकियां दी थी, विल टेक, ये बयान उनकी क्या कह सकते हैं, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ, उनको खुद को नहीं सर्टेन कि वो कर पाएंगे नहीं। देखिए, एक होता है कि एरियल अटैक करना विद एयरक्राफ्ट विद मिसाइल्स एंड ऑल दैट, लेकिन एक होता है जब ग्राउंड अटैक आप करते हैं, आपकी स्पेशल फोर्सेस वगैरह जाती हैं, उसके लिए जो कैजुअलिटी उनको भुगतनी पड़ेगी विल बी डिजास्टर्स। सेम थिंग उन्होंने जो गल्फ ऑफ ओमान में जो बैरिकेड रखा है, उसके अगेंस्ट ईरान के पास छोटी रिस्क जो बोट्स हैं, दे कैन गो अप टू 100 ऑट नॉट्स, यानी ऑल्सो 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा। उनको क्या एक सुसाइडल मिशन लेके उनके जहाजों को उड़ाना,
उनका क्या मे बी 10, 12, 15 हजार डॉलर का नुकसान होगा एज फार एज द बोट्स आर कंसर्न, बट इमेजिन द इम्पैक्ट यूएस ठीक है। नेवी विल हैव एंड द ठीक है। काइंड ऑफ मोरल दे मे हैव। आप कह रहे हैं कि ये तो मुझको जहां तक आत्मघाती लगता है एक तरीके की कोशिश है जिसका नुकसान खुद डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ ये हॉलोकॉस्ट नहीं कर पाएंगे। पूर्णिमा नाथ जी भी जुड़ चुकी हैं अमेरिका से। लेकिन डॉक्टर पूर्णिमा बोरिया, ये बात जो हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड मल्होत्रा साहब कह रहे हैं, इसका एक लाइन में मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है इन अलग अलग बयानों के चलते वो लगातार गिरती जा रही है। कोई भरोसा नहीं करता कि जो ट्रंप कह रहे हैं क्या वाकई वो कर भी पाएंगे। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये ट्रंप की रणनीति का एक रूप है जिसकी वजह से सबको लग रहा है कि उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रंप की अपनी रणनीति है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। सिंपल समरी तो अभी इस समय यही है कि वॉर फरवरी 28 से शुरू हुई। इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक किया, अब सीज फायर और स्टैंड ऑफ हो रहा है, और बिगेस्ट रिस्क क्या है? ऑयल चोक पॉइंट और एस्केलेशन। अनस्टेबल, अनरिजॉल्व, हाईली वॉलेटाइल सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ईरान का अपर हैंड है। लेकिन डॉक्टर बोरिया, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, अब तक डोनाल्ड ट्रंप के और उनके सहयोगियों के इतने सारे बयान आए हैं जो जमीन पर एग्जीक्यूट होते नहीं दिखे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि 3 दिन में हम जो सारे एसेट्स हैं ईरान के उनमें वहां पर गोलाबारी कर देंगे, उनको सबको खत्म कर देंगे। ईरान के नेता कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, दिखा दो हमें आपने क्या कर दिया। डॉक्टर बोरिया, हाँ, तो वो करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, और वो ये इस वॉर को ये खत्म करके ही मानेंगे। 15-20 दिन पहले भी मैंने यही बोला था। ये कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से बिल्कुल एक स्टैंड है कि ईरान के बिल्कुल बच नहीं कर रहा और अमेरिका भी बच नहीं कर रहा। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो लोग इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये फितरत है कि वो कोई काम अगर करते हैं तो उसको फिर पूरा करते हैं। ठीक है पूर्णिमा नाथ, ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन है जो अब तक दिखा है या वास्तव में एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? पूर्णिमा नाथ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आपने सुनी है प्रेसिडेंट ट्रंप से। स्पेशली कल एक क्वेश्चनर हुआ था कांग्रेस के सामने, पीट हेग्सेथ ने बात किया था। उसमें अगर आपने सुनेंगे वो बार बार आपने एक वायरल भी हुआ है एक क्लिप। बेसिकली उनका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर, दैट हैज शिफ्टेड। पहले तो बोल रहे थे इमिनेंट थ्रेट था, उसके बाद बोल रहे थे कि उन्होंने लिटरली ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो था उसमें ऑब्लिटरेट कर दिए उनके सारे फैसिलिटीज वगैरह। सो ये अगर आपने फैसिलिटी सारे ऑब्लिटरेट कर दिए, उनका कैपेबिलिटी आपने सारे ऑब्लिटरेट कर दिए, और आपके कोट एंड कोट ये बार बार ये कह रहा था कि उनका अपॉर्चुनिटी ही नहीं है बनाने की, तो फिर ये इमिनेंट थ्रेट कहाँ से आ गया एक 8 महीने के बाद? तो ये जो वॉर शुरू किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इनको बिल्कुल समझ ही नहीं आया था कि 2-3 दिन के ज़्यादा चलेगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप खुद समझे नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी का एडवाइस उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मिलिट्री एडवाइस अपने जो म्यूनिशंस है वो सुने ही नहीं ना, उनको लगा। लेकिन पूर्णिमा नाथ, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, तब तो इस तरीके की खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया है कि 4 से 6 हफ्ते में जो लड़ाई है वो अंतिम नतीजे पर पहुंच जाएगी। वो ब्रीफ कौन कर रहा था ट्रंप को? वो तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट तो पहले से आ रहा था ना। पहले तो बोल रहा था 2-3 दिन लगेगा, 3-4 दिन लगेगा, उसके बाद बोल रहा था तो 2-3 हफ्ता लगेगा, उसके बाद बोल रहे थे 4 से 5 हफ्ता, आज तो 60 डेज हो चुका है। अभी लिटरली 2 दिन पहले उन्होंने बोला है कि ईरान वॉर इज ओवर, उसके बाद बोल रहे थे बंद कर दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, नहीं तो हम लोग बम मारेंगे। ये प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, बिकॉज ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर एंड इट पेन्स मी टू से इट। समबडी लाइक मी हु हैज supported him for 10 years, and as a Republican coming across and telling the people also he's actually। पूर्णिमा जी, हमारे साथ ईरान से आबिद रजा नौशाद साहब जुड़ रहे हैं। नौशाद साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर है? जो वो कह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है? ये हो सकता है कि जो वो कह रहे हैं वो उनके एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो और वो जमीन पर दिख भी जाए। अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की बात की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आदाब, नमस्कार सभी को जी। ट्रम्प ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो वो कर नहीं पाए हैं अभी तक। यानी उन्होंने कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, उसकी हिम्मत नहीं हुई। जब ईरान ने कहा कि हम एक भी अमेरिकी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, तो फिर उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, हम स्टोन एज में भेज देंगे, मगर क्या सिविलाइजेशन खत्म हो गया? स्टोन एज में चला गया।
क्या 7,000 साल पुराना सिविलाइजेशन ऐसे खत्म हो सकता है? उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुलवा के रहेंगे। अभी तक 2 महीने से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले खुला हुआ था, अब बंद है। ईरान का उस पर पूरा-पूरा कंट्रोल है। उन्होंने आगे ब्लॉकेड किया, ब्लॉकेड करके ये सोच रहे थे कि हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन ब्लॉकेड के बावजूद जो है ईरान अपने डटा हुआ है। अब वो आगे कहते हैं कि ये सर लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नौशाद साहब डटाई हुआ है बस, केवल ब्लॉकेड का असर नहीं पड़ रहा है ईरान पर, ऐसा तो नहीं है ना? ईरान की सप्लाई चेन तो ब्लॉकेड बाधित हो रही है। जी, डिस्टर्ब थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन बिल्कुल ईरान मजबूती से खड़ा हुआ है। ईरान की शिफ्ट यानी ब्लॉकेड जो है, ब्लॉकेड अमेरिका का उस तरह से कामयाब नहीं है जैसा कि अमेरिका ने प्लान किया था। इसलिए कि जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो आप जो वेबसाइट्स हैं, जो ट्रैकर हैं, टैंकर ट्रैकर्स वगैरह जी। या केपलर वगैरह जो वेबसाइट्स हैं, वो बताती हैं कि आज से 1 हफ्ते पहले की खबर थी कि 34 ऑयल टैंकर्स ईरान के आए हैं और गए हैं। यानी सर लेकिन 34 पहले उस रोजाना ब्लॉकेड 134 गुजरते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं असर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ईरान उनके सामने झुक जाएगा। ईरान के पास दूसरे रास्ते भी, ऑल्टरनेट रास्ते भी मौजूद हैं। उसके पास कैस्पियन सी का रास्ता मौजूद है। कैस्पियन सी के जरिए वो रशिया को दे सकता है और रशिया ईरान की जगह तेल बेचकर ईरान को पैसे दे सकता है। ठीक है। ईरान के पास जमीनी रास्ते मौजूद हैं। जमीनी रास्तों के जरिए वो एसेंशियल गुड्स अपने ला भी सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईरान के लिए कोई ये बेचारगी की बात हो जाएगी कि अब क्या करने वाला है ईरान। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प कह के ट्वीट किया और ट्रुथ सोशल पे भेजा कि ये स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प है। जी। लेकिन किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि ये अपने व्हाइट हाउस के वॉशरूम की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प। ठीक है, इस तरीके के तंज तो दोनों तरफ से कसे जा रहे हैं, लेकिन हुदा जरीवाला ये जो अब ताज़ा अपडेट्स आई उसके मुताबिक सेंटकॉम ने जो ब्रीफ किया उसमें 3-4 विकल्पों की, 3-4 ऑप्शंस की बात कही गई। ये कहा गया कि भाई हम स्ट्राइक करते हैं, मिसाइल से स्ट्राइक करते हैं, और सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं सिर्फ उन पर ही नहीं, जो वहाँ के बड़े लीडर हैं उनको भी निशाना बनाते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की बात भी की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कब्जा कर ले अमेरिका, इस ऑप्शन पर भी काम किया जा रहा है। मतलब 3-4 विकल्पों पर सेंटकॉम ने ब्रीफ किया है। क्या अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका, या सिर्फ पॉस्चरिंग है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? जी, आप तमाम दर्शकों को आदाब, जय हिंद। एट दिस पॉइंट ईरान सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहा है जो अमेरिका उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। 60 डेज ऑफ वॉर ख़त्म हो चुके हैं, कांग्रेशनल अप्रूवल ट्रंप के पास नहीं है, नेवल ब्लॉकेड के सहारे वो पूरी दुनिया को एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस पे ला चुका है। लेकिन बावजूद उसके ट्रंप के पास अभी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आगे क्या करना है, किस तरीके से डील करना है। उसका लोकली यूएस में जो रेटिंग्स है वो बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल फ्रंट पे भी कोई अब ट्रंप को, अमेरिका को भरोसा नहीं कर रहा है। एट दिस पॉइंट $120 प्लस बैरल हो चुका है ऑयल। एट दिस पॉइंट ईरान के पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है, एंड एट दिस पॉइंट उसकी किसी भी ट्वीट को अब कोई सीरियसली नहीं ले सकता। लेट अस नॉट फॉरगेट, ईरान डिड नॉट आस्क फॉर दिस वॉर। ईरान के ऊपर ये वॉर थोपी गई है और उसके ऊपर बैक टू बैक क्राइसिस डाले गए हैं, बैक टू बैक, चाहे वो मिनाब की बच्चियों का अटैक हो, चाहे उसके ऊपर किसी भी तरह के जो ब्लॉकेड्स हो वो लगाने की बात हो, चाहे एट दिस पॉइंट उसको एक ऑनरेबल इसका वॉर का कंक्लूजन नहीं दे पाना जो अमेरिका की तरफ से हो रहा है वो हो। ईरान सिर्फ और सिर्फ इस वॉर में अपनी जो रणनीतियों के तहत, अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तहत जो दुनिया में अपना एक तरह से लोहा मनवा चुका है, वो बात हो रही है दुनिया में। अमेरिका एट दिस पॉइंट आपने देखा कि ट्रंप अपने मानसिक संतुलन बहुत पहले ही खो चुके हैं, ये बहुत पहले दिख चुका है। प्रिंस चार्ल्स भी किस तरीके से उनको ट्रोल करते हैं। अमेरिका की तरफ से तो कहा जाता है, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, कि देखिए साहब जो वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं हुकूमत के खिलाफ उनको फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है। ईरान गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, और अगर वो बना लेगा तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ईरान पर आरोप लगातार ये लगता है और प्रमाणित भी है कि वो जो आतंकी संगठन है, प्रॉक्सी गुट्स हैं, उनको सपोर्ट करता है। यही तो सब बड़ी वजह थी जिसके चलते अमेरिका ने हमला किया ईरान पर। अगर ऐसा तो नहीं है कि ईरान दूध का धुला हुआ है। अमेरिका करे तो उसको सेल्फ डिफेंस कह देते हैं, ईरान करे तो उसको आप एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ टेरर या किसी तरह का भी आप नाम डाल देते हैं। हाउ इज इट फेयर कि अमेरिका वॉर भी करे, अपने इंटरनेशनल सैंक्शन सालों से लागू भी करता रहा ईरान पे, और अब भी वो कॉल द शॉट्स करना चाहे।
अमेरिका की रिजिडिटी पूरी दुनिया को इस वक्त नुकसान में पहुंचा रही है। ईरान तो तैयार है, ईरान यूएस और इजराइल की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्टली जो आए थे वहां पे भी मौजूद था फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक में चाहे वो रशिया में हुई आफ्टर इस्लामाबाद, चाहे वो अब फोन कॉल के लिए भी रेडी है, लेकिन ईरान की तरफ से ये रिजिडिटी है, ईरान की तरफ से कोई एक्चुअल इस वॉर का लॉजिकल कंक्लूजन नहीं पहुंच पा रहा है। और ईरान जो है वो अपनी तरफ से सारी की सारी स्ट्रैटेजी लगा रहा है, बखूबी तरीके से लगा रहा है। सब पूरी दुनिया को लग रहा था, अमेरिका को लग रहा था कि शायद इसमें ईरान का बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस तरह से फलस्तीन को बर्बाद कर दिया यूएस ने, उसी तरह ईरान को इस वॉर का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईरान तो आज भी खड़ा हुआ है, आज भी डटा हुआ है, आज भी बातचीत के लिए तैयार है। जो ईरान को लेकर भी खड़े होते हैं, मैं उसको भी समझूंगा। और अब आगे का रास्ता क्या, आगे क्या होने जा रहा है अगले 48 घंटे में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका के संभावित हमलों के बीच बड़ी खबर यह कि यूएई ने ईरान समेत 3 देशों की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। ईरान, लेबनान और इराक की यात्रा ना करें लोग। यूएई की तरफ से कहा गया है हमारे नागरिक ईरान, लेबनान, इराक से तुरंत निकल जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट, ईरान को अमेरिकी धमकी के बीच बड़ी खबर यह कि इजराइल ने यूएई में आयरन बीम तैनात कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ हथियार भी यूएई भेजे गए हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम, जिसको भेजा गया है ईरान के मिसाइल हमलों से निपटने के लिए उसकी तैनाती की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रिटिश नेवी की तरफ से भी तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैप्टन मल्होत्रा, ये बात जो यहाँ पर हुदा जी कह रही हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईरान की तरफ से कोई गलती अब तक ना की गई हो और अमेरिका की तरफ से हमला कर दिया जो 40 दिन तक चलता रहा और 60 दिन से तनातनी लगातार बनी हुई है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह कौन है कैप्टन मल्होत्रा? देखिए, ये बात तो सच कह रहे हैं आप कि हमास, हिजबुल्लाह और इवन हूती को ईरान ही सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब से ये ट्रायंगुलर सीरीज स्टार्ट हुई है, ट्रायंगुलर सीरीज में इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ से इजराइल, दूसरी तरफ से अमेरिका और तीसरी तरफ से ईरान, ये जब से ये फाइट हो रही है ये तीनों कंट्रीज़ की, इसके बीच में माना हिजबुल्लाह को इजराइल ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और कर भी देगा शायद। लेकिन ईरान इज़ नॉट द कंट्री विच इज़ गोइंग टू टेक इट लाइंग लो। मैं आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, which we all know कि हॉर्मुज स्ट्रेट्स ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया है। अमेरिका, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू एवर टेक अ कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि ईरान को पता लग गया है कि अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से भी वो पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, अगर यूएस में इतना दम होता तो जाके गल्फ ऑफ ओमान में क्यों बैठे, सीधा जाके स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि देयर वेसल्स विल बी एट वेरी बिग पेरिल। नंबर 3, अगर ये एस्केलेट हुआ वॉर तो ईरान जो तीसरी चीज करेगा, हूतीज को एक्टिवेट कर देगा, जहां पे आपका बाबल मंडप स्ट्रेट्स ब्लॉक हो जाएगा। और नंबर 4, जो कि शायद कहीं भी नहीं बोला गया, मैं अपनी परसेप्शन, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि मरीन में होता है मैरीटाइम, इंटरनेशनल लॉ फॉर पोल्यूशन एट सी जी। अब जहां तक हमने न्यूज में देखा है और सुना है कि ईरान के जो तेल के भंडार या तेल के टैंक्स, जो स्टैक्स हैं, वो भर रहे हैं। बिल्कुल। तो ईरान, व्हाट द इरानियन कैन डू, वो सारा अगर ऑयल अगर गलती से ओवरफ्लो कर देते हैं तो उससे भी यूएस पे प्रेशर पड़ेगा। उसकी वजह बताता हूं क्यों। क्योंकि जो भी डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और आपके इराक, कुवैत, जितने भी हैं, सब डीसैलिनेशन प्लांट्स का एक तरह से बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो इन रिटर्न प्रेशर डालेंगे ट्रंप पे कि भैया बंद करो। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक दे मे बी डूइंग इट। दे हैव प्रोबेबली, व्हाट आई अंडरस्टैंड, अभी तक ईरान ने जैसे वॉर में सस्टेन किया और फाइट किया है, दे हैव अ फोरसाइट। ठीक है, मतलब आप करें कि वो तमाम देश मिडिल ईस्ट के जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस बने हुए हैं, वहां पर पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है ईरान के इस फैसले से। ये भी ईरान के पास एक विकल्प आपको नजर आता है अपने अनुभव के आधार पर। खुदा जरीवाला, मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन बहुत संक्षेप में अगर आप भी बात कर सकें। ये मैं बताना चाहता हूं इसलिए कि ये कहीं भी नहीं कहा गया। ठीक है, जस्ट 30 सेकंड्स रिबटल। ईरान का कभी भी इरादा नहीं था लोकल पॉपुलेशन को या जीसीसी कंट्रीज को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना। जो अटैक्स अब तक
भी हुए वो सिर्फ यूएस नेवल बेसिस पे हुए या यूएस जो एविएशन बेसिस है उस पे हुए। तो ईरान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जीसीसी उसके खिलाफ चला जाए, बिकॉज उसकी लड़ाई जीसीसी से है ही नहीं, उसकी लड़ाई है इजराइल से एंड बाय दैट इफेक्ट अमेरिका से। तो ईरान इज नेवर गोइंग टू कॉज एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स टू द जीसीसी। वो ठीक है, वो एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जो अपनी थ्योरी है उसको यहाँ पर साझा कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर। उनसे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, हॉर्मुज में नाकेबंदी के बीच ब्रिटिश नेवी का बड़ा दावा, हॉर्मुज में 90% तक जहाजों की आवाजाही घट गई है। अब भी करीब 850 बड़े जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये दावा ब्रिटिश नेवी की तरफ से किया गया है। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नौशाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईरान से। नौशाद साहब, देखिए, आप अभी कह रहे थे कुछ देर पहले कि साहब बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा ईरान की सप्लाई पर। ब्रिटिश नेवी कह रही है कि 90% तक जहाज़ फंसे हुए हैं, लेकिन सवाल उससे आगे, अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि या तो ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जाएगा। दोनों ही सूरत में ईरान का जवाब क्या होगा? जी, सबसे पहले तो ये जो हादसा पेश आया है जम्मू कश्मीर में, जिसकी वीडियो अभी दिखा रहे थे, मैं बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के, कंडोलेंसेस उनके लिए। और मुझे याद आ गए वो गज्जा के मजलूम बच्चे जो इजरायली बमबारी में इसी तरह से दब के हजारों की तादाद में, 20,000 30,000 की तादाद में वो बच्चे मारे गए। और इसी तरह ईरान में जो इल्लीगल वॉर शुरू किया अमेरिका और इसराइल के अटैक्स में, मीनाब की बच्चियां और बच्चे स्कूल के जो मारे गए, वो सब मुझे याद आ गए ये मंजर देखकर। मैं हमास के आतंकियों ने जो हमला किया इजराइल के टूरिस्ट पर, वो भी याद आए होंगे सर आपको? जी, मैं बताता हूँ आपको, हमास नहीं, हम की विषयांतर आपने नहीं बार-बार होते, मैं बात तो की, सिर्फ याद हमास। दिला रहा हूं आपको। हाँ। अब मैं भी आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप सुन जी लें। जी। हमास और हिजबुल्लाह आतंकी संगठन नहीं है। पहली बात तो अमेरिका जिसको आतंकी बोल दे वो आतंकी नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ आपको अमेरिकन किसको आतंकी बोलते हैं। जो केंट जो काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, हेड थे, वो जब रिजाइन करते हैं, अभी ट्रम्प की नीतियों से खिलाफ होकर उनसे रिजाइन करते हैं, आकर जो उन्होंने टकर कार्लसन और दूसरे लोगों को जो इंटरव्यूज दिए हैं उनको आप देखिए। उन्होंने कहा है कि हमने अलकायदा को आर्म्ड किया है, और ठीक है। उन्होंने कहा है कि आईएसआईएस को हमने अमेरिका ने पैदा किया है। हिलरी क्लिंटन ने पहले तकरीर में कहा था, अपनी स्पीच में कहा था कि हमने तालिबान को बनाया है। ठीक है, मतलब आपके तो हिसाब से तालिबान को हुती, आपने हमास, बनाया, हिजबुल्लाह कौन अलकायदा है? को आपने आर्म किया, आईएसआईएस को आपने नौशाद बनाया। साहब, नौशाद साहब, आपके हिसाब से हुती, हमास, हुती, हिजबुल्लाह हमास कौन और है? हिजबुल्लाह फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। ओसामा बिन मैं बता लादेन? रहा हूँ आपको, फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो अपनी जमीन के लिए, वो अपनी जमीन के लिए और उस जुल्म को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं जो इजराइल उन पर रोजो शब 75 साल से कर रहा है। ओसामा बिन उससे लादेन? अपनी जमीन को निजात देने के फ्रीडम फाइटर्स हैं वो। फ्रीडम फाइटर्स को आतंकी नहीं कहते, टेररिस्ट नहीं कहते। हमारा मुल्क इंडिया भी उनको फ्रीडम फाइटर्स मतलब आतंकी नहीं कहता है, टेररिस्ट नहीं कहता है। हमारा सर, मुल्क भी। अमेरिका जिसको आतंकी कहता है, आपकी और हमारी भी सर, जबान वही हो जाए, आप ये सही ओसामा नहीं बिन है। लादेन को फ्रीडम फाइटर मानते हैं? ओसामा बिन लादेन और हमास और हिजबुल्लाह में आपको फर्क समझना चाहिए। आप क्या मानते हैं ओसामा बिन लादेन को? आतंकी मानते हैं। आप ओसामा बिन लादेन को आतंकी मानते हैं, लेकिन हुती, हमास, हिजबुल्लाह को आतंकी नहीं मानते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया मुस्कुरा रही थी जब आप ये बात कह रहे थे। डॉक्टर वोरिया, वो ऑपरेशंस के मुकाबले में खड़े हुए अपना डिफेंस कर रहे हैं, इसलिए उनको आतंकी नहीं कहा जाएगा। डॉक्टर अगर वो वोरिया, आतंकी होते तो हमारा डॉक्टर मुल्क वोरिया, उनको ये आतंकी कहता। अमेरिका की थ्योरी है क्या? अमेरिका का नैरेटिव है कि आप जिसको चाहें उसको आतंकी बता दें? ऐसा नहीं है। उनकी हरकतें जो है, जो सारे विश्व ने देखी है, मैं उनको फ्रीडम फाइटर नहीं मानती। आई रिस्पेक्ट व्हाट जेंटलमैन इज सेइंग, बट मेरे विचार उनसे सहमति में नहीं है। और मैं मानती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि जिसको मर्जी आए आतंकी बोल दो, जिसको मर्जी आए फ्रीडम फाइटर बोल दो। आई डोंट थिंक दैट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, और मैं भी नहीं ऐसा स्टेटमेंट देना चाहूंगी। लेकिन नौशाद साहब की बात कुछ हद तक तो ठीक है ना। पूरी दुनिया ने एक दौर में गुड तालिबान और बैड तालिबान देखा है। हाँ, जरूर देखा है, लेकिन देखिए, इंटेलिजेंस डिटेल्स हम लोग के पास जो कि आम आदमी है नहीं होती है। हर चीज, जैसे अभी वॉर है, हर चीज की इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं है। और हम अगर सिर्फ मीडिया की बातों से या रणनीति तय करें और अपने कमांडर इन चीफ पे हम टिप्पणियां करें,
ये मुझे नहीं लगता कि सही है। ठीक है, हुदा ये हुदा सबसे बहुत बड़ा संक्षेप देश में आप है कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बाकी और, पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर बोरिया, हुदा जी। आपने अभी Thank you. इजराइल का जिक्र किया। लेट मी जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप बता दूं कि अब तक जब से इजराइल का इंसेप्शन हुआ है जीसीसी रीजन में पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए इजराइल ने कौन सी वॉर का वो हिस्सा बना है। 1948 अरब इजराइल वॉर, 1956 स्विस क्राइसिस जो सेकेंड अरब इजराइल वॉर कहलाती है, 1967 सिक्स डे वॉर जो थर्ड अरब इजराइल वॉर कहलाती है, 1967 टू 1970 वॉर ऑफ एट्रिशन, 1973 योम किपर वॉर, 1978 साउथ लेबनान बस यहाँ तक रुक जाएगा, हुदा, 1982 हुदा, लेबनान हुदा, वॉर, प्लीज यहाँ तक रुक जाइए। ये जितनी वॉर आपने 1978 तक गिनाई है, फर्स्ट इन्फादा, 2000 to 2005 सेकंड इन्फादा, मान लिया 2006 लेबनान वॉर, 1978 तक 1979 तक इजराइल जिन लड़ाइयों को लड़ रहा था, ईरान कहां खड़ा था? इजराइल के खिलाफ या इजराइल के साथ? ईरान के ऊपर तो आपने, ईरान तो वो देश था जिसने सबसे पहले मान्यता दी थी ईरान इजराइल को। के ऊपर आपने सालों से इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए हुए। ईरान तो किसी कॉन्वर्सेशन का तो आपने उसको हिस्सा भी नहीं बनने दिया, बावजूद उसके। और आप ये जो हूती हमस की जो बात करते हैं, ये 1952 से 1980 तक ईरान क्या मानता था इजराइल को? ईरान एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट अपनी अस्तित्व की, अपनी बचाव की लड़ाई लड़ रहा है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ईरान कम्युनिकेशन के साथ था, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अटैक की जरूरत क्या थी? अटैक 50 इजराइल से यूएस की 80 तरफ तक से हुआ। ईरान क्या मानता था इजराइल को? हम अगर बैकग्राउंड में जाए तो इजराइल तो वॉर का भंडार है। इजराइल तो जेनोसाइड कब से, अपने शुरुआती दौर से, अपने इब्तिदा से सिर्फ डिस्ट्रक्शन करता आ रहा है। इट इज अ जेनोसाइड कंट्री, पूरी फलस्तीन को खत्म कर चुका है। आप सहमत हैं मेरी बात से? व्हाई इज यूएस सपोर्टिंग इजराइल? दैट शुड बी द क्वेश्चन फॉर द ग्लोब। क्या ईरान वो मुल्क नहीं है जिसने इजराइल के वजूद को सबसे पहले मान्यता दी? और जितनी लड़ाइयों का जिक्र यहाँ पर हुदा जरीवाला कर रही हैं, उस वक्त तो ईरान मान्यता दे रहा था इजराइल को, उसके साथ था खामनेई शासन से पहले तक। हम जब ईरान की बात करते हैं तो नौशाद साहब एक सेकंड, पूर्णिमा नाथ, नौशाद साहब एक सेकंड, पूर्णिमा नाथ। आप अगर हमेशा एक वेस्टर्न प्रोपागेंडा को आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। दोनों का पक्ष सुनना चाहिए आपको। पहली बात तो ये है कि आप बार बार हुती, हिजबुल्लाह और हमास के बारे में बात करते हो, तो प्रॉक्सी के ईरान की अगर कोई एलाइज है वो आप प्रॉक्सी में डाल देते हो, कोट एंड कोट। अमेरिका कोई प्रॉक्सी नहीं है। इराक अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं था। जब इराक ईरान युद्ध में उन्होंने 500,000 पीपल उन्होंने मारा हुआ है। पैसा कहाँ से आया? फंडिंग कहाँ से आया? और आर्म्स कहाँ से आया? इंटेलिजेंस कहाँ से आई? और यूक्रेन अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है। आज जो लिटरली उनके राशि के घर के पीछे पहुंच गए नेटो की सदस्य बनने के लिए, वो प्रॉक्सी नहीं है अमेरिका की। सऊदी यूएई कतार अमेरिका की प्रॉक्सी नहीं है। आप भी अगर आपने न्यूट्रली कोई चीज़ को देखना है ना, तो दोनों तरफ देखना चाहिए। कोई लेबल लगानी है तो दोनों तरफ लगानी चाहिए। आप अगर बोलेंगे ईरान किसी को स्टेट मना हुआ है, उन्होंने क्या कोई किसी में दस्तखत कर दिया कि हमेशा वही ऐसे ही रहना चाहिए? जो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है। 1953 की बात तो आपने जिक्र किया ही नहीं है। 1953 में वहाँ पे जो कू करवाया, कौन करवाया? वहाँ पे अमेरिका का क्या स्टेक क्या था? 1953 से पहले ब्रिटिश ने उनको चुना नहीं लगाया था, और उसके बाद अमेरिका की CIA जाके वहाँ पे रेजिम चेंज नहीं करवाया था। क्यों करवाया था? तेल के लिए करवाया था। वैलिड पॉइंट। तो आपके जमीन वैलिड पॉइंट पूर्णिमा नाथ। मल्होत्रा सर, जो बात पूर्णिमा नाथ कह रही हैं अमेरिका में बैठकर अमेरिका को लेकर, आपको लगता है कि ये ठीक बात है, सिलेक्टिव अप्रोच है? कैप्टन मल्होत्रा। मैं सिलेक्टिव अप्रोच एक तरह से इसलिए कहूँगा, देखिए जहाँ तक अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो इसलिए है कि अमेरिका की इकोनॉमी इजराइल और जूस पे टिकी हुई है। तो अमेरिका इज़ कंपेल्ड टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट इजराइल एंड उनके मुद्दों को। लेकिन जहाँ तक ये हूती हमास की बात कर रही हैं, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है दैट दे आर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको ईरान ने काफ़ी सपोर्ट किया था। अब बात ये हो जाती है, अगर हम ये दो गुटों में रखते हैं, अमेरिका इजराइल, हूती हमास और हिजबुल्लाह, तो ये एक तरह से दो गुट में हो जाते हैं, जहाँ पे एक तरफ ईरान इनको सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा गुटबंदी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये गुटबंदी अगर हर जगह चलती रही तो वी आर हेडिंग फॉर ए वेरी कैटास्ट्रोफिकल सर, वो तो दिख रहा है, वो पूरी दुनिया जिस तरीके से आर्थिक महामंदी की तरफ जा रही है, वो खतरा पूरी दुनिया के सामने। नौशाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माफ कीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। ईरान अमेरिका तनाव को लेकर फ्रांस के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है।
खतरा बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसको बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, ये फ्रांस कह रहा है। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये फ्रांस की तरफ से चिंता जताई जा रही है। तो देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया में तनाव है वो आप समझ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्रांस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान जो कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ने का खतरा और ज्यादा है बीतते वक्त के साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से ईरान के विदेश मंत्री ने बात की है। मिस्र, तुर्की, कतर से विदेश मंत्री से उनके जो विदेश मंत्री हैं बात की है। अरागची ने सऊदी अरब, इराक और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से भी बात हुई है। एक और बड़ी अपडेट हॉर्मुज को लेकर यूएई के अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर, हॉर्मुज पर ईरान की एकतरफा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, ये यूएई कह रहा है। युद्ध खत्म करने की ईरान की कोशिशों पर गतिरोध जारी है। नौशाद साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये था सर कि अगर अगले कुछ घंटों में ईरान की तरफ से इन दोनों में से कुछ होता है, या तो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल या ग्राउंड ऑपरेशन, ईरान का जवाब क्या होगा? नौशाद साहब। ईरान शुरू दिन से ही जवाब देता चला आया है। उसने शुरू से ये कहा है कि अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो फिर वहां यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाने वाला। एक बात उन्होंने एक बार करके देख भी लिया। इस्फहान का जो ऑपरेशन उन्होंने किया, उनके 12 एयरक्राफ्ट जो है वहां जलकर राख हो गए और उनका बहाना ये था कि हम अपने पायलट को निजात देने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक उस पायलट का कुछ अता पता नहीं है। आज तक उन्होंने शो नहीं किया वो पायलट कहाँ है। और ईरान वाले जो कह रहे हैं, ऑफिशियल जो बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये यूरेनियम चुराने के लिए आए थे। यहाँ से 400 किलोग्राम जो इनरिच यूरेनियम है उसको चुराने के लिए आए थे। जब नाकाम हो गए तो अपने जहाज छोड़कर और उनको उड़ाकर यहाँ से वापस जाना पड़ा उन्होंने। तो ग्राउंड इन्वेजन और इस तरह की बातें जो है बेकार की बातें हैं। या हाइपरसोनिक क्या होता है भाई? मिसाइलें तो वो मार चुके हैं, एयरक्राफ्ट उनके आ चुके हैं, बम बरसा चुके हैं, मीनाब की वो बच्चियों कह रहे हैं के ईरान चितरे की उड़ा टॉप चुके हैं। लीडरशिप जो बची है उसको निशाना बनाएंगे इस बार। टॉप लीडरशिप को तो पहले शहीद कर चुके हैं। क्या कोलैप्स हो गया यहाँ का सिस्टम? नहीं हुआ ना, तो आइंदा भी नहीं होगा। सिस्टम बहुत मजबूत है। यहाँ सिस्टम बेस्ड कंट्री है और बहुत ही ताकत के साथ, ईमान की ताकत के साथ और अपने पूरी प्लानिंग के साथ, सिर्फ जोश नहीं है, यहाँ होश के साथ काम हो रहा है और लोग बहुत ही प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट मुझे वक्त दीजिएगा। हमेशा जब इस तरह की बात आती है ना कि एक बड़ी ताकत सामने होती है और सामने कोई रेजिस्टेंस की ताकत होती है, वो कोई छोटा सा मुल्क, छोटा सा ग्रोह उसके सामने रेजिस्ट कर रहा होता है, तो पूरी दुनिया उसको आके समझाने लगती है कि भाई छोड़ दो, क्यों ऐसा कर रहे हो, नेगोशिएशन के टेबल पे आ जाओ। लेकिन अगर कोई मुल्क जो है क्यूबा की तरह हो, जिसके पास मिसाइल ना हो, तो वहां पर कोई नोटिस नहीं लेता कि अमेरिका वहां पर क्या कर रहा है। वेनेजुएला की तरह वहां पे कोई नोटिस नहीं लेता कि अमेरिका वहां पर क्या कर रहा है। वहां जाके अमेरिका से कोई नहीं कहता कि तुम क्यों इस पर जुल्म ढा रहे हो। लेकिन जब अगर यही क्यूबा और यही वेनेजुएला मिसाइल मार रहे होते तो सब उससे जाके कह रहे होते कि तुम नेगोशिएशन क्यों नहीं कर रहे हो। वैलिड पॉइंट डॉक्टर पूर्णिमा बोरिया, आपको नहीं लगता कि ये जो 40 दिन की जंग अमेरिका ने शुरू की, जो अब तक बेनतीजा है, इससे अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी, उसकी जो साख थी और एक जो धाक उसकी जमी हुई थी, वो एक्सपोज हो चुकी है? ये एक बेवजह की मुसीबत डोनाल्ड ट्रंप ने मोल ले ली। और आप कौन होते हैं सरपंच बनने वाले? जब बिना एनपीटी का हिस्सा हुए इजराइल एटॉमिक एनर्जी को हासिल कर सकता है, न्यूक्लियर बम बना सकता है, तो ईरान पर पाबंदी लगाने वाले आप कौन होते हैं? डॉक्टर बोरिया। देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे कंट्री के हाथ में न्यूक्लियर पावर हो जो कभी भी उसका गलत भी इस्तेमाल कर सकता है। आज तक सिर्फ यूएस ने, आई थिंक, बस यूएस ने कंप्लीट करने। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, वेट फॉर योर टर्न। जी जी, थैंक यू। जस्ट करेक्टिंग यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जिस तरह हालात हो रहे हैं, कोई भी देश को अपनी न्यूक्लियर पावर को करने के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी भी हरकतें देखी जाती हैं कि कहीं ना कहीं उनको स्टॉप किया जाए। अगर हम उनको स्टॉप नहीं करेंगे तो और भी डिजास्टर होंगे। आप वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, उस समय तो इतना डिजास्टर होगा। आप ईरान, डॉक्टर बोरिया, अपने लोगों के लिए जब कहते आप हैं। इस दलील को रख रही हैं तो पूर्णिमा नाथ मुस्कुरा रही हैं, आपके बगल में बैठी हुई हैं स्क्रीन पर। पूर्णिमा नाथ, क्या आपको लगता है कि ये एक बेवजह की मुसीबत ट्रंप ने मोल ली है अपनी, जो भी उसके पीछे की वजह हो?
देखिए, मैं ईरान की जो मुल्ला रजीम है उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, हमेशा उसके ऊपर वोकल रही हूँ। उनका जो एग्जीक्यूशन स्टाइल से काफ़ी लोगों का बहुत नुकसान हुआ, ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ है, उसके बारे में भी मैंने बातचीत किया है। लेकिन जब हम ईरान और यूएस की पंगा बात कर रहे हैं, उसमें मैं हंस इसलिए रही हूँ कि दिस इज अ रियली वेस्टर्न प्रोपागेंडा। कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 42,000 की बात की थे कि ईरान ने मार दी। अब उनको और 30 सेकंड देते तो 42,000 नहीं है, कभी 45 बोल देते, कभी 50 बोल देते, अभी नेक्स्ट वाला में वो 100,000 बोल देंगे। इनकी कोई समझ ही नहीं आती कि नंबर कहाँ से आया। मैं तो आपको पूछने वाली हूँ, नंबर कहाँ से आया? सीआईए ने दिया है वो नंबर, और यहाँ पे वो बार बार रटा जाता है। और सेकेंड ऑफ ऑल, आपने ईरान के बारे में बोल रहे कि ईरान शुडंट हैव न्यूक्लियर वेपन। क्यों भाई? हाँ, इजराइल के पास 300 वॉर हेड्स है, ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप मुझे बताइए, अमेरिका होता कौन है ग्लोबल पुलिस जाके कब बोले कि ईरान के पास होना चाहिए, ईरान के पास नहीं होना चाहिए? पूर्णिमा, इसी से जुड़ा एक पॉलिटिकल सवाल भी, क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेप से अमेरिका में जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ी है या घटी है? सर, उनका कोई आज क्रेडिबिलिटी नहीं है। विद इन द पार्टी देयर इज अ स्प्लिट। मैं तो रिपब्लिकन हूं ना, मैं तो अपनी पार्टी, मैं तो 10 साल उनको सपोर्ट किया है ना। सिर्फ ये सिचुएशन नहीं है, तारीफ की देख लीजिए, ट्रेड की सिचुएशन देख लीजिए, धमकियां ऑन विद इन द कंट्री देख लीजिए, अपनी पॉलिटिकल ओपोनेंट की सिचुएशन देख लीजिए, आपको मिलिट्री अनलिश करना डेमोक्रेट सिटी में, वहां पे लोगों को मार देना, प्रोटेस्टर को मार देना। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाह रहे हैं? मुझे तो लग रहा है 2026 इलेक्शन जो होने वाली, मेरा जो कांग्रेचुनल रेस है उनमें टारगेट करे रिपब्लिकन पार्टी, बिकॉज आई स्पीक आउट एंड दे डोंट लाइक इट। दे वांट पीपल टू टो, दे वांट पीपल टू लिसन टू देम। एंड आज ऐसा सिचुएशन आ चुका है, नौबत हमारी ऐसा सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ आपने एक बात बोल दिया तो आपके ऊपर टारगेट लग जाता है। मुझे नहीं पता कल मुझे मार देंगे या नहीं मार देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बिकम अ डिक्टेटर। ये इंफॉर्मेशन आपको लेके जाना चाहिए आपके लोगों के सामने। पूर्णिमा नाथ अमेरिका में बैठकर बता रही है कि साहब देखिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, और वो डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जमहूरियत का हवाला देकर हमला कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, उनके डबल स्टैंडर्ड्स की कोई सीमा नहीं है। आप एक वॉर स्टार्ट करके फिर नैरेटिव को भी कंट्रोल करें, ये हो नहीं सकता है। पहल अमेरिका की तरफ से हुई है तो खामियाजा भी अब अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। एंड मैं अपनी प्रीवियस पैनलिस्ट को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहती हूँ कि अमेरिका इज द ओनली कंट्री जिसने आज तक न्यूक्लियर वेपन यूज किया है। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट ईरान और एनी अदर कंट्री हैविंग और नॉट हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि ये क्लियरली डबल स्टैंडर्ड्स है जो अमेरिका दुनिया में थोपना चाहता है, किसी और कंट्री पे ये अप्लाई नहीं होना चाहते। एंड बाय द वे यूएस को एज सच कोई कोट अनकोट मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। उसका सिर्फ ऑयल डोमिनेंस पूरा का पूरा जो उसका आइडिया था फॉर दिस वॉर टू स्टार्ट, वही बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करना, जिसको बड़ी स्ट्रेटेजिकली ईरान ने अपने कंट्रोल में करके इस वॉर का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। ठीक है कैप्टन मल्होत्रा, क्या आपको लगता है कि अब मौजूदा स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के सामने करो या मरो वाली स्थिति है? किसी नतीजे को हासिल नहीं करेंगे तो जो बची कुछ साख है वो और ज्यादा गिर जाएगी। बिल्कुल करो मरो की सिचुएशन है। एक तरफ से तो उनकी एम्बैरेसमेंट है, उनकी कांग्रेस की तरफ से 60 दिन का टाइम मांगा था, उसके बाद नहीं कर पाया। नाउ ही हैज टू टेक कांग्रेशनल अप्रूवल, नंबर 1। नंबर 2, ये और एस्केलेट होगी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जैसे चाइना है, उसका 90% ऑयल ईरान से आता है। अब इन्होंने सारा ब्लॉकेट लगा दिया गल्फ ऑफ ओमान में। डेफिनेटली चाइना इज गोइंग टू गेट एग्रेवेटेड। उधर रशिया और अमेरिका की नहीं बन रही। और जो दूसरा पहलू है उसमें क्या है कि देयर विल बी एन एडवांटेजियस सिचुएशन फॉर चाइना, फॉर रशिया एज वेल। रशिया अपना लगा रहेगा उसके साथ, यूक्रेन के साथ। दे विल ट्राई टू कवर अप द मैसिव लैंड मास और टू विन दैट। और इस तरफ से हो सकता है, अगर ये लंबा खिंचा तो हो सकता है चाइना ताइवान के साथ स्टार्ट कर दे, जो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ये सिचुएशन है करो या मरो। वो बेसिकली इससे निकलना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी जो मिसकैलकुलेशन है उसकी वजह से उनको बहुत एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन आबिद रज़ा नौशाद साहब, जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि साहब लड़ाई अमेरिका इजराइल की ईरान से है, ईरान की उन दोनों देशों से है, इसका खामियाजा पूरी दुनिया क्यों भुगत रही है? पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जिस तरीके की तनातनी थी, अब आप कह रहे हैं कि साहब ये तो हम बाब अल मंडेब को बंद कर देंगे। ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा ना सर उसका? आप ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या पूरी दुनिया को?
आपको लगता है ये सवाल ईरान से पूछना चाहिए? कौन कौन कह सवाल रहा है ईरान से बाबल पूछना मंडेव चाहिए। को हम बंद कर देंगे? नहीं, पूरे वॉर को आप देखिए, पूरे सिनेरियो को देखिए, फिर मुझे जवाब दीजिए, आपको लगता है ये सवाल ईरान से पूछना चाहिए? सर आप मुझे बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए, कौन कह रहा है बाबल मंडेव को बंद कर देंगे? ये सवाल अमेरिका और इजराइल से पूछना चाहिए कि वॉर स्टार्ट आपने, ये लीगल वॉर क्यों स्टार्ट किया आपने इस तरह से, जहां पर तबाही हो पूरी दुनिया के अंदर और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़े। ये तो सवाल इजराइल और अमेरिका से करना चाहिए, आप ईरान से पूछ रहे हैं। यही तो मैंने अभी आपसे कहा कि अभी अगर क्यूबा अपने डिफेंस में मिसाइलें मार रहा होता वाशिंगटन डीसी पर, तो आप क्यूबा से सवाल करते, अमेरिका से नहीं करते। जबकि आपको सवाल अमेरिका से करना चाहिए कि अमेरिका कौन होता है कि पूरी दुनिया में तबाही मचाए जाके। अमेरिका कौन होता है कि हजारों किलोमीटर से इस पर्शियन गल्फ में आके तबाही मचाने की कोशिश करे, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़े और इकोनॉमी पर पड़े। ये आपको सवाल अमेरिका से करना चाहिए कि वो कौन होता है कि बड़े-बड़े जहाजों को लाके दूसरों को डराने और धमकाने का डॉक्टर काम करे। बोरिया जवाब वो तो दीजिए सामने नौशाद साहब की इस ईरान का। बात का, क्योंकि लगातार एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रही है कि देखिए अमेरिका अपनी इस जंग में पूरी दुनिया को झुलसा रहा है, ईरान, सॉरी माफ कीजिए। डॉक्टर बोरिया देखिए जो ये बात आपकी सही है। साहब कह रहे हैं, जो साहब कह रहे हैं कि आप ईरान से क्यों ये पूछ रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ हम पूरी दुनिया से पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। आई मीन एक के बाद एक कंट्री उलझता जा रहा है और सभी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सारी सप्लाईज खत्म हो रही है, लोगों के पास खाना नहीं पहुंचेगा, लोगों के पास तेल नहीं पहुंचेगा, एनर्जी की शॉर्टेज हो रही है। तो हम लोग क्यों कहें कि किसने शुरू किया, क्यों किया और अमेरिका ने क्यों किया। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड व्हाट फ्यूचर, व्हाट कैन वी डू नाउ। नौशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नौशाद साहब बोलिए जरूर। भाई क्यों नहीं पूछा जाएगा मैम आपसे, मैं बहुत ही रिस्पेक्टेड है आप, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो कल्प्रिट होता है उसी से पूछा जाता है। जब कोई वाकया पेश आता है, हादसा पेश आता है, जब कोई इंसिडेंट होता है, वहां पर पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर हुआ क्या है, मुजरिम कौन है। ठीक है, और जब आपके हिसाब मुजरिम से का पता ट्रम्प चल ही जाता मुजरिम है। तो उदा एक सेकंड बस, यूनाइटेड कैप्टन मल्होत्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है डॉक्टर बोरिया एक सेकंड, कैप्टन मल्होत्रा। देखिए सर, दिस इज नाउ कमिंग टू अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। इट मे ट्रिगर, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते, इट मे ट्रिगर टुवर्ड्स मे बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ये ट्रंप साहब ने सबसे बड़ी गलती की। अगर ये पहली जो इनकी वो सहमति की वार्तालाप थी, उस वक्त अगर ये कुछ हेडवे सर बना माफ लेते, कीजिएगा, वक्त मेरे तो पास थोड़ा शायद कम है, कुछ लेकिन रिजल्ट उदा जरीवाला निकल वो आता। कह रहे हैं कि अगर आज की डेट समाधान में नहीं ईरान निकला तो थर्ड definitely वर्ल्ड वॉर की does तरफ not जा रही है trust, दुनिया। US उदा जरीवाला देखिए मेरा ख्याल से दुनिया को ड्यू कॉग्निसेंस इस मैटर का ले लेना चाहिए और काफ़ी हद तक ले चुकी है कि अमेरिका इज एट फॉल्ट, इजराइल इज एट फॉल्ट, ट्रंप इज एट फॉल्ट। नेवल ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ एग्रेशन जो अमेरिका की तरफ से हुआ है। ईरान निगोसिएशन की टेबल पे शुरू पे भी था, ओमान से बातचीत चल रही थी और आज भी रेडी है। और एक और चीज, बिकॉज आई एम सऊदी अरेबिया बेस्ड न्यूज एंकर जर्नलिस्ट में वहीं पे रही हूँ, दुबई में मैंने जर्नलिज्म करा है। आई वुड से फॉर दीज कंट्रीज स्पेशली सऊदी अरेबिया, एंड मैं सेफली उनके लिए बोल सकती हूँ कि वो जो सो कॉल कोट अनकोट ईरान का एक बड़ा दुश्मन वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के तहत उसको बताया जाता था, सऊदी अरेबिया इस वॉर में पीछे रहा, उसने पीछे से ईरान का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करा। लेकिन मौजूदा स्थिति है, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कैप्टन मल्होत्रा के मुताबिक कि अगर हालात नहीं सुधरे तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे जा सकती है। कौन गुनहगार है और क्या समाधान होगा, ये जनता के विवेक के ऊपर भी छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।